हाँ, शुरू करें। दोस्तों, जो बड़ी शख्सियतें होती हैं उनके कई पहलू होते हैं। आज जो हमारे बीच हमारे मेहमान हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह, ये एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और इनके भी कई पहलू हैं। पहला पहलू तो इनका ये है कि वो फ़ौज में रहे और फ़ौज में रहते हुए इन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, यहाँ तक कि अपनी जान की भी बाजी लगा दी। वो तो ऊपर वाले की दया है कि इनकी जान बच गई। इनकी जो दूसरी शख्सियत है, यानी इनकी पर्सनालिटी का जो दूसरा पहलू है, वो है राजनीति। आज हम इनसे राजनीति के बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आप पहले हमें ये बताएं कि आपने राजनीति में कब कदम रखा और किस चीज़ से प्रेरित होकर आप राजनीति की फील्ड में आए? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और उसके बाद जो है, राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं था किसी भी तरह का, और ना ही कोई मेरे परिवार में या कोई रिश्तेदारी में कोई दूर दूर तक कोई हमारा नेता नगरी में कोई नुमाइंदा नहीं है। मतलब आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं था? नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं हमारी फैमिली में। हमारे पिताजी बहुत ही छोटे किसान हैं और एक जो ना गरीब परिवार से मैं संबंध रखने वाला आदमी हूँ। 26/11 का जो हमला हुआ ताज होटल पे, उस हमले में मुझे चोटें लगी और जो है ना मुझे डिसेबिलिटी के कारण मेडिकल बोर्ड आउट पेंशन घर भेज दिया गया। उसके 14 महीने तक मेरी कोई पेंशन नहीं आ रही थी, ना ही सरकार मेरा इलाज करा रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी फीस जमा नहीं हो रही थी। और जब मैं लड़ने गया तो मेरा जो है ना 3 दिन का बेटा था और सारा जिम्मेवारी, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी भी जिम्मेवारी मेरे कंधों के ऊपर ही थी। जब कसाब को फांसी लटकाया गया तो तब मैंने मीडिया के अंदर आके अपनी बात को रखा। अब मैं 26/11 के हमले में मैंने 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को मैंने ताज होटल से रेस्क्यू किया और मैंने इतना अच्छा देश के लिए काम किया। पहले मैं कारगिल की लड़ाई लड़ा, UN मिशन के अंदर जाके मैंने ऑपरेशन किए, जम्मू कश्मीर में मैंने अनेकों ऑपरेशनों को अंजाम दिया। और सरकार ने मेरे साथ इस तरह का जो है ना दुर्व्यवहार किया है। मुझे मेडिकल बोर्ड आउट करने के बाद, बोर्ड आउट करना एक प्रक्रिया है, ठीक है, मैं सरकार के नॉर्म्स के ऊपर मेरा फिजिकल फिटनेस नहीं थी, आउट कर दिया। परंतु मुझे जो मेरा पैसा बनता है, जो मैंने अपना पैसा जमा किया हुआ पैसा है, वो पैसा और मेरी पेंशन, मेरा इलाज जो करवाने की जिम्मेवारी है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो कसाब के ऊपर सरकार ने उस समय 54 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। दूसरी तरफ मैं जो है ना एक रोटी के लिए मोहताज घूम रहा था। अन्ना हजारे जी का उस समय मूवमेंट चला हुआ था और उस दिन जब मैं मीडिया के अंदर आया तो उस दिन FDI का बड़ा मुद्दा था और जो है ना पोंटी चड्ढा जी का भी हमें दिल्ली में मर्डर हुआ था। ये 2 बड़े मुद्दे होने के बाद भी मैं मीडिया के बंधुओं को, सभी साथियों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको। उन्होंने जो ना पूरा जो ना मीडिया के अंदर मुझे स्पेस दिया और मेरी बात को देश के जन जन तक पहुँचाने का काम किया। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, जो इनजस्टिस हुआ, हाँ जी, हाँ जी, उसकी वजह से आप राजनीति में आए? हाँ जी, हाँ, उसकी वजह से मैं राजनीति में आया। फिर वो जो पार्टी थी, अन्ना हजारे के मूवमेंट से लोग निकले तो फिर वो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे से आपकी मुलाकात कैसे हुई? अन्ना हजारे से वो जो आंदोलन चल रहा था, तो इनको जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तब इंडियन अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला हुआ था। उसी बीच में इनको पता चला कि जो एक जवान ऐसा है अब जिसको जो है ना ऐसे पेंशन नहीं मिल रही है और उसके साथ ऐसे और उन्होंने जो है ना मीडिया में जो है ना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो वो सरकार के भ्रष्टाचार को तो उजागर कर ही रहे थे, सरकार के खिलाफ तो काम चल ही रहा था। दूसरा, उनके लिए सोने पर सुहागा ये होगा कि ये तो देशभक्तों के साथ भी ऐसा अन्याय कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जो आतंकवादी है उसको तो ये चिकन बिरयानी खिला रहे हैं, उसकी सेवा में जो है ना 54 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं और जवान जो है ना दर दर्द की ठोकरें खा रहा है।
उसके बाद ये लोग मेरे साथ लगे, अरविंद केजरीवाल भी साथ रहे, और भी ये कुमार विश्वास जी थे, ये पूरी टीम साथ में लगी। फिर जो ना अलग फिर पार्टी का जब गठन हुआ तो मुझे आम आदमी पार्टी में इन्होंने शामिल किया, फाउंडर मेंबर बनाया। हमने एक 200-300 आदमी ने देश भर से निर्णय लिया, मीटिंग हुई, अब एक पार्टी बनाएंगे। क्योंकि ये तो उस समय कह रहे थे कि आप संसद के अंदर आओ, अंदर आके कानून बनाओ, आप विधानसभा के अंदर आओ, आके अंदर कानून बनाओ, बाहर सड़कों पर घूमने से कानून नहीं बनता। तो उसके बाद में जो है ना फिर पूरा दिल्ली के अंदर मेरे द्वारा प्रचार किया गया, सब जगह मुझे बताया गया। 2013 के अंदर वाला चुनाव और 2015 का चुनाव पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी ने मेरे चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा। इनकी दुकान में कोई सामान नहीं था। अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, और ना ही जो टीम के अंदर लोग हैं उनका किसी का ऐसा देशभक्ति का कोई बैकग्राउंड है, इनका किसी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं। जब 2013-12 के अंदर मैं विधायक बना तो मैं 13-14 का बेस्ट विधायक रहा। जो विधायक फंड मिला, मैंने 100% विधायक फंड, एकमात्र विधायक में था जिसने अपना 100% जनता को समर्पित किया पूरा पैसा। वो नवभारत टाइम्स में, अखबारों में काफ़ी आया उस समय। फिर उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ, तो 2015 का चुनाव भी फिर इन्होंने मुझे लड़ाया, और मैं 2015 के अंदर भी जीता। और 15-20 तक जो है ना फिर लगातार लोगों की सेवाएं की। यहाँ शहीदों के लिए सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए करवाई। बहुत सारे एनडीएमसी के करीब 4,500 कर्मचारी को रेगुलर पक्का किया। धोला कुआं वाला रोड डेवलप किया। फौज के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया, उसकी परमिशन दिलवाई। और अनेकों स्कूल, पार्क, पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, रोडों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो उससे पूरा अक्षेत्र और बाहर का भी, कहीं का भी कोई आदमी आता तो उस हर आदमी का काम करना, एक जो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है, और जिस तरीके से उसने काम करना चाहिए, ठीक मैंने उसी तरीके से काम किया, और लोगों ने मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत थे, और आपने बहुत ज़्यादा काम किया। अपने क्षेत्र के लिए किया या पूरी दिल्ली के लिए? पूरा दिल्ली के लिए, देश भर में घूम घूम के प्रभारी रहा, बहुत स्टेटों में बाहर भी किया, हरियाणा में भी किया। तो मैं यहाँ रहने वाला नहीं था, या मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं था। मैं तो आके इन्होंने चुनाव लड़ा। जिस दिन पहले दिन आम आदमी पार्टी की घोषणा हुई, उस स्टेज से सबसे पहले टीम ने बताया कि ये हमारा पहला उम्मीदवार है कमांडो सुरेंद्र सिंह, और हम ऐसे ऐसे देशभक्तों को टिकट देंगे, ऐसे लोगों को हम देश भर से छांट के लेके आएंगे। तो इनका अपना एक वो विचार था उस समय, और उस समय हम लोगों को भी ये एकदम जो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना, क्योंकि मैं तो भ्रष्टाचार का सताया हुआ सिपाही था, तो मुझे तो खुद ही इतनी ज़्यादा खुंदक थी भ्रष्टाचार से। और उस समय कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी पीक के ऊपर था, आप लोगों सबको पता, पूरा चारों तरफ सवेरे उठते थे तो एक नया घोटाला कुछ न कुछ मिलता था। तो उस मजबूरी में जो है ना मैं राजनीति में जो है ना मेरा आने का रहा, या तो ये मानो एक्सीडेंटल नेता, या जो है ना मेरे समाज के जो भारतीय सेना, सैनिक, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस, पैरामिलिट्री, इनमें से आए हुए लोग, कोई 1% भी कहीं नेता नहीं है, और ना ही उनको मौका मिलता था। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जो भी नेता, भ्रष्ट नेता पकड़ा जाता था, या यह साबित होता था कि ये भ्रष्ट है, उसके अगेंस्ट तो फौरन कार्रवाई करती थी पार्टी। जैसे आप ए राजा को ले लीजिए, कुजी मुई को ले लीजिए, कलमाड़ी को ले लीजिए, ये सब के सब जेल गए। नहीं, ये सब के सब जेल गए। जब वो भ्रष्टाचार कर देते थे, जेल चले जाते थे, जेल से छूट जाता है। उस पैसे की आज तक भी किसी नेता से कोई रिकवरी नहीं हुई। आप ये कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, वो जेल भी काट के आ जाता है। वो हज़ारों करोड़ का घोटाला कर देता है, और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का दंड लगाता है कोर्ट, 6 महीने की सज़ा, 2 साल की सज़ा। और वो ऐसे ऐसे अनेकों केस है, ऊपर के कोर्ट में वो उसको चैलेंज कर लेते हैं, ऊपर के कोर्ट से वो रिलीज हो जाते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी से। जो ये खेल जो देखा आप लोगों ने, ये खेल जो है ना बहुत ही गंभीर तरीके का जो मामला इस सत्ता में आने के बाद मैंने देखा कि एक आम आदमी की समझ से बाहर है। एक आम आदमी को जब समझ में आता तब तक ट्रेन बहुत दूर चली जाती है। जी सुरेंद्र जी, आप ये हमें बताएं कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, आप 2 बार एमएलए हुए, और ये जो अन्ना हज़ारे का आंदोलन था उससे आम आदमी पार्टी निकली, और आप लोगों ने बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी ने, जहाँ तक लोगों का कहना है, अगर अभी भी आप जाके पूछिए तो उनका ये कहना है कि हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं, या
जो महिलाएं हैं वो फ्री में सफ़र करती हैं, उससे महिलाएं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सड़कों पे काम होता है, पानी घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। क्या वो बात थी जिससे सुरेंद्र सिंह नाराज़ हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? पहले तो जो बिजली का है, बिजली वाले जो काम है, इससे जो है लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि बिजली की आड़ में, ये बिजली के अंदर ही बिजली कंपनियों के साथ मिलके बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने कर दिया। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट की बात, आज जो ना रोड के ऊपर आप दोपहर के समय या जो पीक टाइम जो स्कूल का टाइम होता है, आप देखना उस समय बसें आती ही नहीं हैं और बच्चे, स्कूल वाले बच्चे खड़े रहते, वो हाथ देते रहते, गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं। कई जगह महिलाएं जहाँ खड़ी रहती हैं और बसें, नई बसें इन्होंने नहीं खरीदी। जो बसें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उन बसों में कितना बड़ा जो है ना ट्रांसपोर्ट मंत्री का घोटाला जो है ना वो खरीदने से पहले ही पकड़ा गया। जितनी बस की कीमत नहीं है उससे ज़्यादा उसकी मरम्मत के नाम के पैसे दे रहे थे ये उनको। तो आज इन्होंने जमुना मैया के नाम पे घोटाला कर दिया, दारू के नाम पे घोटाला कर दिया, इन्होंने स्कूलों के नाम पे घोटाला, मतलब हर जगह जो है ना घोटाला करने में जो है माहिर साबित हुए हैं। और जो ना पकड़े जाएंगे, अब 2-3 मिनिस्टर जेल के अंदर हैं और 2-3 और जाने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में लगता है कि अरविंद केजरीवाल से पहले एक आधा मिनिस्टर और भी अंदर इनका जाने वाला है। दूसरी तीसरी चीज़, जब ये इस तरह की जो बातें करते थे, जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जब मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन किए, तो तब मैंने उसी टाइम बोला कि जो है ना आप जो ये बात कर रहे हैं, देश के सैनिकों जो देश की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जाके जिन्होंने हमला कर दिया और वहाँ देश के दुश्मनों को मार गिराया, आप उन लोगों से सबूत मांगते हैं, ये न्याय संगत बात नहीं है। आप जो ना कहीं न कहीं ऐसे लोगों के प्रभाव में या किसी ऐसे दबाव में जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे, जिस समय हम आपके साथ जुड़े थे तो हम देशभक्ति को लेकर जुड़े थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। आज जो अगर ये जो चीज़ है ये गलत है और वही रहा, लास्ट के अंदर उस चीज़ को इन्होंने गलती माननी पड़ी और बैकफुट पे के ऊपर जाना पड़ा। दूसरी चीज़, कोई भी दिल्ली के अंदर बस की टिकट से लेकर, बस की टिकटों में भी इतना भ्रष्टाचार है। जो बसें जाती है आप देखना खाली जाती रहती हैं और उस बस का आप रूट, उस दिन का बस में बैठ के घूम लो सारा दिन और आप देखना उस बस में कितनी सवारी गई और उसका बिल कितने रुपए का रात को जो इसका बिल बनता है। क्योंकि दिल्ली के जनता के खून पसीने की कमाई को इन कंपनियों के साथ इन्होंने टेंडर कर रखा है। आपकी बस में सवारी बैठो ना बैठो, आपको इतने रुपये रोजाना के मिलेंगे। तो वो कंडक्टर बसें को रोकते ही नहीं है, लिए घूम रहे हैं। महिलाओं के नाम से जो ना घोटाला चल रहा है, इसकी भी अभी जांच होगी, इसकी प्रोसीजर के अंदर है। और दूसरा जो है ना, जब मैं आम आदमी पार्टी के अंदर था तब भी मैंने इसका घोटाला, इन्होंने उस समय जैन साहब ने घोटाला किया, फायर के अंदर घोटाला किया इन्होंने। 65 गाड़ियाँ जो BS4 इंजन की गाड़ियाँ थी जो नहीं खरीदनी चाहिए, वो गाड़ियाँ खरीदी इन्होंने। 2 साल तक वो गाड़ियाँ खड़ी रही, NGT की वजह से उनको नंबर नहीं दिए गए। उनके अंदर जितना इक्विपमेंट लगा था वो 2 साल में उसकी वैलिडिटी उनकी ख़त्म होगी। खड़े खड़े उन गाड़ियों की सर्विस करते रहिए, खड़े खड़े उन गाड़ियों के टायर ख़राब हो गए और उसकी मैंने CBI के अंदर कंप्लेंट करी। जमुना का घोटाला, सफाई का घोटाला उस समय भी 2018 में किया था इन्होंने। उस समय मैंने खुद ने जो ना विधानसभा के अंदर पिटीशन कमेटी के अंदर वो घोटाला सुना था, बुलाया गया था उन लोगों को। उसमें एक XDM के ऊपर गाज गिरी, 2-3 पटवारियों के, कई अधिकारियों के ऊपर उसमें गाज गिरी, एक IAS अफसर के ऊपर भी उसमें गाज गिर रही थी। तो मैं तो इनके साथ रहा, तब भी मैंने इनके भ्रष्टाचार को उजागर करा, इनके खिलाफ कंप्लेंट करी और कोई बात होती थी मैं खड़ा हो जाता था। अब बात जो है आम आदमी पार्टी छोड़ने की, यहाँ बस की टिकट से लेके और सांसद की टिकट तक बेची जाती है। और इस तरीके से कोई एक भी मुझे नेता ये बता दे मुझे, अब मैंने बगैर पैसे मुझे टिकट दिया है। इन्होंने तीसरी बार जो 2020 का जो चुनाव हुआ, उससे पहले जो राज्यसभा के अंदर जो इनको चुन के लेके गए, जो कांग्रेस से लाए हुए ये राज्यसभा भेजे हुए आदमी थे, इनका आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक लेना देना नहीं, ना सुशील गुप्ता जी का, ना ND गुप्ता जी का जो इनका कोई महत्व नहीं। इन लोगों को ये पैसे के बल के ऊपर इनको राज्यसभा दिया गया। उसके बाद तो चाहे MCD का चुनाव हुआ, चाहे इसका चुनाव हुआ,
क्या बोलते हैं विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव के अंदर खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुझसे पैसे मांगने लगे। अरे मैंने कहा कायरो बेशर्म आदमी हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक दिन तो मुझे उठाए उठाए घूम रहे थे कि इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, ये पार्टी का पहला आदमी है। मेरे चेहरे पर तुमने 2-2 चुनाव लड़े, तुम्हारी दूर दूर तक 3-3 4-4 पीढ़ी तक कोई देशभक्ति का काम नहीं करा तुम्हारी लोगों ने। तुम्हारे दादा परदादा ने भी कोई देशभक्ति के नाम से कुत्ते का पत्थर नहीं मारा आज तक, और तुम देशभक्त बताते हो, तुम फर्जी देशभक्त हो। तो मैंने जो ये डिमांड करे थे वो डिमांड मैंने इनकी पूरी नहीं करी, ना मेरे पास पैसे थे। इन्होंने धोखे से बरगला के पहले मुझे चुनाव में खर्च करने के नाम पर मेरा जो पेंशन का पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा था 25 लाख रुपये, वो मेरे से और लेके बैठ गए थे। ये 10 लाख रुपये एक बार लिए इन्होंने, 15 लाख रुपए एक बार लिए, तो अभी तक पैसा इन्हीं के पास पड़ा है। उम्मीद है कि मिलेगा, नहीं तो मैं इनकी जेल कराऊंगा, FIR करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके बाद ये 2 करोड़ मांगने लगे, 3 करोड़ मांगने लगे, कहने लगे कमेंटमेंट करने हो, आप यहाँ से कमाना है आपने। मैंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था। आप लोगों ने अपने जो प्रिंसिपल थे, जिसके लिए हम आए थे, जिन सत्ता के अंदर लोगों का भला करने के लिए, आप बदल गए होगे केजरीवाल जी। मैं नहीं बदलने वाला, मैं देश के ऊपर जान देने के लिए तैयार रहता था हमेशा। मैं ना भ्रष्टाचार करूं, ना मैंने 1 रुपया आज तक रिश्वत का दिया है, ना मैंने लिया है। इससे अच्छा मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, पर मैं ये आपके साथ काम नहीं करूंगा। आपके कहने का मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो प्रिंसिपल थे और जिन प्रिंसिपल पर इलेक्शन जीता था उस पर वो कायम नहीं रहे। बिल्कुल। आप ये बताएं कि मनीष सिसोदिया आज जेल में है, क्यों जेल में है? मनीष सिसोदिया इसलिए जेल में है, मनीष सिसोदिया ने जो दारू का घोटाला था वो बहुत बड़ा घोटाला करा। दिल्ली की जनता को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, पॉलिसी बनती है, अगर साफ नीयत से पॉलिसी बनाई सरकार ने तो घोटाला उसमें घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, चलता है, फायदा हो जाए, चलता है। और दूसरा इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर लगभग 1,000 ठेके, और जो ना L12 जो 12 नंबर ठेके थे वो तो 1200-1500 ठेके वो बंद किए इन्होंने। जितने ठेके थे सरकार के पास थे, टूरिज्म विभाग के पास थे, DSI DC के पास थे। हर ठेके में 5, 6, 7, 10 आदमी काम करते थे। सारे कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार के साथ कर्मचारी काम कर रहे थे। कम से कम भी 5,000 बच्चों को नौकरी से हटाया, क्योंकि सरकार के ठेके बंद हो गए, सारे सरकारी ठेके, तो सारे लोग अपने घर चले गए, उनको नौकरी से आउट हो गए। उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, इन्होंने बड़े लोगों से मिलकर पॉलिसी बनाई। इन्होंने पूरा दिल्ली के अंदर 27 जोन बनाए, एक जोन के अंदर 30 ठेके बनाए, और 30 ठेके वही लेगा, 30 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करेगा, और उस आदमी के पास कम से कम 200 करोड़ रुपया होगा, तब वो ठेका लेने की सोचेगा। तो छोटे लोग या कोई आम आदमी कोई ठेका लेना चाहे वो तो उस ग्राउंड से वैसे इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद उन लोगों को ठेके दिए गए, उसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए की इन्होंने रिश्वत ली। और रिश्वत लेने के बाद जो जगह जगह ठेके खुले, दिल्ली कैंट के अंदर मैंने इनका एक भी ठेका नहीं खोलने दिया, एयरपोर्ट जोन के अंदर और नई दिल्ली के अंदर भी। मेरी विधानसभा के अंदर 2 ही एरिया पड़ते हैं, और इन कायरों की, इन भ्रष्टाचारियों की मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो ठेकेदार इनको बार बार कहता रहा, अग जी आप बात कर लो, कमांडो सुरेंद्र सिंह को मनाओ। तो हमने कोई ठेका खोला भी था तो हमने कोर्ट में जाकर उसको बंद कराया। गुरुद्वारे के सामने ठेका खोल दिया, गेट के, स्कूल के 20 मीटर के ऊपर ठेका खोल दिया इन्होंने, और कह रहे कि नहीं इधर से नहीं नापा, दूर से नापा, जिसने नापा है उससे बात करो। तो तब ये बंद हो गए। तो यहीं की जो एयरपोर्ट जोन की थी, सिक्योरिटी मनी जो फोरफिट होती थी, जिसने जमा कर रखी वो ख़त्म होनी थी, क्योंकि ठेके नहीं खुले, उस आदमी की सिक्योरिटी मनी इसने वापस दे दी अपनी मर्जी से। 30 करोड़ रुपए जो सरकार के पास जमा है, जो वापस नहीं देने चाहिए, वो पैसे इसने वापस दे दिए। ठीक। दूसरी बात, 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ कर दिए। ठेकेदारू कम बिकी है लॉकडाउन के अंदर, इनको नुकसान हो गया है, इनके 144 करोड़ रुपए माफ़ कर देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसके मामा के बेटे थे, इसके बुआ के बेटे थे, इसके रिश्तेदार थे, इसने उनके पैसे क्यों माफ़ किए? 30 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जो जब्त होनी थी वो वापस क्यों दी? वो देने के बाद भी ये नहीं रुके, फिर भी नहीं रुक रहे थे ये। हर साल जो सरकार के पास टैक्स का पैसा जमा होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो पैसा आता था, 6,144 करोड़ रुपए लास्ट ईयर आया, वो पॉलिसी बनने से पहले। और जब इन्होंने जो पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी के बनने के बाद में सरकार के पास मात्र 1,544 करोड़ रुपए आया। हर साल 3,600 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़ रुपए का नीचे बजट रहा।
उस हिसाब से उसका अगर 4 साल 3 साल का पूरा अगर लगाते रेसो जब तक ये मामला उलझा, तो इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा, जिसके आकलन तो लोग करते नहीं, बता नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना, सरकार के जो सरकारी लोग बेचारे कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता, उनकी पेट के ऊपर लात मार दी उन्होंने। और स्कूल के अंदर शिक्षा वाले घोटाले के अंदर एक कमरा ये 40 लाख का 50 लाख का बनाते हैं, एक 30 बाई 20 का कमरा, और वो भी गाटर टुकड़ी का, लेंटर नहीं डालते हैं। और उसके इतना बड़ा बजट 40 लाख के अंदर 100 गज की पूरी कोठी बन जाती है, ठीक है। तो ये तो हर उस मुद्दे के ऊपर, हर डंग के ऊपर इनका भ्रष्टाचार है, जहाँ भी आप उठाओगे वहीं भ्रष्टाचार है। लोगों की ये इंक्वायरी कराते थे, एक FIR हुई इनके ऊपर, जो कि सर्वेलेंस कराते थे हर आदमी की, मेरी भी सर्वेलेंस कराते थे। अब मेरी समझ में आया जब FIR हुई, एक लड़का और एक लड़की मेरे भी साथ लगाए रखते थे 24 घंटे। उसकी तनख्वाह मनीष सिसोदिया देता था, सरकारी खजाने थे, और वो उस आदमी की जिसके पीछे लगाते उसकी सिक्योरिटी वो करते थे। एक 50-60 आदमी की एक IT की टीम बैठा रखी थी, वो उनके फेसबुक ट्विटर ये सब चीज़ों को वो करती थी। मेरा इन्होंने फेसबुक पेज भी हैंग करके डिलीट कर रखा है। तो जो है ये इन्होंने हर उस चीज़ के ऊपर वो किया है। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और सच्चाई बात तो ये है कि ये जो है इन्होंने कांग्रेस को भी फेल कर दिया, कांग्रेस से भी 2 आगे निकल के चंदे। और जो तीसरी लाइन के, जो कांग्रेस के टाइम के अंदर जो तीसरी चौथी लाइन के अंदर नेता आते थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी, वो सारे भ्रष्टाचारी आज इनके नेता बने हुए हैं, इनके सलाहकार बने हुए हैं। चाहे वो गुप्ता बंधुओं से ले लो, और चाहे वो जो है ना किसी काउंसलर से ले लो। जो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी बनी थी, जो लोग देशभक्त आए थे, वो सारे लोग पार्टी या तो छोड़ के चले गए हैं, या जो है ना इनकी वजह से वो दूर हो गए इन लोगों से। ठीक है, अभी आपसे कुछ हेल्थ वर्कर्स मिलने आए थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, हेल्थ वर्कर्स को उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? आज जो ये हेल्थ वर्कर हैं, हाँ। इनको 3 महीने हो गए हैं, इनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं ये। और जब जो कोरोना था तब कह रहे थे जो कोरोना वॉरियर हैं और मैं ये काम करूँगा, और एक इन्होंने नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना उसके लिए काम करा। ये युवा बच्चे बेचारे काम कर रहे थे। ये सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्टर, पहले ये ठेकेदारी में होते थे। 2015 में मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर परमानेंट सरकार के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट करा दिया था। 89 डेज इनका रेगुलर बढ़ता रहता था। अब इनको दोबारा ठेकेदार के अंडर दे रहे हैं, और इनको जो है ना आज 3 महीने हो गए अपनी सैलरी के लिए दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। जी। तो इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना यही एक नैतिक और एक नेता का काम है। आम आदमी पार्टी एक नीति के साथ आई थी, एक प्रिंसिपल के साथ आई थी, और आपने अभी बताया कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल छोड़ दिए और करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए आई थी। करप्शन खुद आम आदमी पार्टी में हो रहा है। आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की कमियां गिना दी। अब आप ये बताएं, अभी आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के कुछ प्लस पॉइंट्स आप हमें बताएं। बीजेपी के जो प्लस पॉइंट हैं, बीजेपी के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश का जो झंडा बुलंद कर रहे हैं, पूरा दुनिया के अंदर जाके, दूसरे देशों के अंदर जहां कभी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखता था, आज वहां के प्रधानमंत्री जो है ना मोदी जी से मिलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। रक्षा के मामले में देश को इतना मजबूत किया है। अब बहुत सारे जो है ऐसे समझौते किए हैं जिनके साथ में यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। और इंडस्ट्रीज बाहर देशों से काफ़ी इंडस्ट्रीज लेके आए हैं। आप देखते होंगे रोडों का भी कितना जो है ना विकास हुआ है चारों तरफ जाने आने का। और दूसरा, जो रोज़ सुबेरे भ्रष्टाचार का आंधी निकलती थी कांग्रेस की, आज इनके टाइम में कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई मंत्री की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे। कोई मंत्री की ऐसी हिम्मत नहीं है जो देश के प्रति या जो है ना किसी दूसरे सामाजिक प्रति कोई ऐसी चीज़ हो कि भाई जिससे देश को नुकसान हो। तो मैं एक फौजी आदमी हूँ, हम तो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमको लगता है कि भाई देश आज जो ना तरक्की के ऊपर है। और ख़ासकर जो ना पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान को जो है ना इन्होंने बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड के ऊपर कर दिया। ये बात तो हर आदमी को माननी पड़ेगी। कांग्रेस के टाइम में क्या हो रहा था, कांग्रेस जो है ना, जो मुजाहिदीन है उनको पैसा देती थी, और पाकिस्तान से आतंकवाद को बार बार उकसावा होता था। एक बार दबा दिया जाता था, दोबारा उभर जाता था। आपने देखा हो 26/11 कितना बड़ा हमला हुआ, उस हमले के बाद भी कांग्रेस मौन रही। और यहाँ जब भी पाकिस्तान ने अटैक किया तो आपने देखा होगा जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। जिस तरीके से अपना वहाँ पर पाकिस्तान में एयर जब ड्रॉप हुआ, गिरा, तो जो है ना हमारे अधिकारी को पाकिस्तान ने देना पड़ा। तो
तो इन चीज़ों से जो ना प्रेरित होके और जिस तरीके से जो एक के बाद एक जो कार्य हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कोई इंडस्ट्रीज़ के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो। आज मेडिकल की जो ना अनेकों सीट बढ़ाने का काम किया है MBBS के लिए। और आज इंजीनियर, देश के बहुत सारे इंजीनियर पहले बाहर चले जाते थे, आज बहुत सारे इंजीनियर यही काम कर रहे हैं। DRDO का डेवलपमेंट किया है। तो उस चीज़ को, देशभक्ति की भावना को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। और जो ना मेरे अपनी जो इच्छा है, मैं राजनीति के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ और सेवा से आया हूँ, स्वार्थ से राजनीति में बिल्कुल नहीं आया। आप देशभक्ति की बात अभी कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में, हम हारे नहीं थे, हम जीते थे। तो हम तो पहले भी पाकिस्तान को हराते रहे हैं और धमकाते रहे हैं। बिल्कुल, हम धमकाते रहे हैं। वो जो नेता थे जो पूर्व में रहे, वो चले गए हैं। आज जो है ना, राहुल गांधी जी को कोई कहता है कि यात्रा यहाँ से शुरू कर दो, तो वो वहाँ से शुरू कर देता है। वो कहता खेत में घुस जाओ, तो खेत में घुस जाता है। तो जो आज जो है, उनके सामने किसी का ऐसा कद नहीं है। देखो, नरेंद्र भाई मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छी छवि, अच्छी नेतृत्व करके आए गुजरात का। उसके बाद अब 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, यहाँ एक अच्छा नेतृत्व करे। तो उनके जो कद, उनके जो विचार, जो उन्होंने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका अपना खुद का परिवार नहीं है, उसकी तरफ भी कोई वो नहीं है। उनके ऊपर खुद पर कोई ऐसा, आज तक कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कोई उन्होंने कोई बड़ा घोटाला कर दिया और कुछ कर दिया। तो जो लीडरशिप के अंदर, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है। परिवारवाद के चक्कर में आके एक के बाद एक करके वो कमज़ोर हुई है। अनेक और भी देखो, अब ये जो इकट्ठा हो रहा है विपक्ष, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, ठीक है, चारा घोटाला, ठीक है, दूसरा आप देख लो जम्मू कश्मीर वाले देख लो, वो सब इकट्ठे, जो जिनको इकट्ठे हो रहे, सारे ऐसे ही लोग जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में डर के मारे वहाँ खड़ा हो रहा। मुझे याद है बिहार के अंदर हम और मुख्यमंत्री वहाँ गए हुए थे, तो लालू प्रसाद जी से जब हाथ नहीं मिला, तो लालू प्रसाद जी बोला मैं ऐसे आदमी से आदमी, तो म्यूनसिपलिटी का नेता है। और आज जो ना अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की भाग के कोली भर रहा है। तो एक तरफ जो ना वो खेमा, और दूसरी साइड जो है ना एक ऐसा चेहरा जो है जिसको वर्ल्ड पहचान रहा है। आप इसको मानो, पूर्व में भी जो लोग रहे हैं, अच्छा जो समय चला, तो ये समय के हिसाब से और आज की एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस तरीके से जो चल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मामला हो और चाहे वो देश का मामला हो, जिस तरीके से कुशल नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वैसा कुशल नेतृत्व और कहीं नहीं। अभी आपने झंडे का जिक्र किया, इंडियन फ्लैग का जिक्र किया, लेकिन आप भी के सपोर्टर्स RSS वाले इंडियन फ्लैग को नहीं मानते। उनका अपना अलग झंडा है, वो कभी भी हमारा झंडा नहीं लहराते। नहीं, आज के टाइम के अंदर जो RSS वाले हैं, RSS के आप कहीं भी जाओगे कार्यक्रम के अंदर, वो तिरंगे झंडे का ही इस्तेमाल करते हैं, तिरंगे झंडे को सलामी सलूट देते हैं। मैं भी RSS की शाखाओं में जाता हूँ और RSS के बड़े नेताओं के प्रोग्राम में भी जाता हूँ। साथ साथ जो उनकी अपनी संस्था का झंडा है, वो झंडा भी लेके चलते। कई बार आप देखते होंगे जब भारतीय सेना जो रेजिमेंट का झंडा होता है, रेजिमेंट अपना भी झंडा रखती है और तिरंगा झंडा भी रखता है। तिरंगा झंडा देश के लिए फहराया जाता है और अपना रेजिमेंट का झंडा अपने नाम के लिए फहराया जाता है। जैसे ग्रेनेडियर में जाओ, ग्रेनेडियर रेजिमेंट का, जाट रेजिमेंट में जाट का झंडा, राजरिप में जाओगे तो राजरिप का झंडा। और झंडे के लिए ही जो ना, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए, अब मैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी यात्रा कर रहे, 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी वहाँ पे, और 2-3 वहाँ मीटिंग करके आए। सलूट तिरंगा नाम करके हमने संस्था बना रखी है। आज भी हम वही देशभक्ति का वही सारी चीज़ें करते हैं। RSS की भी मैं प्रोग्रामों में जाकर देखता हूँ और मैं जाता हूँ, इनकी शाखाओं में, द्वारका में जाता हूँ और कई जगह जाता हूँ, तिरंगा झंडा लगाते, तिरंगा झंडे को सलामी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो इश्यूज़ हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे इश्यूज ही इश्यूज हैं। भूखमरी है, नौकरियाँ नहीं हैं, लोग भूख से मरते हैं, हेल्थ सर्विसेज नहीं हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, इश्यूज की कमी है ही नहीं। तो फिर इस नफ़रत को ही इशू क्यों बनाते हैं ये? आप देखिए, मैं ज़रा आपको बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो ये देखेंगे कि जब हम आपस में बटे हैं, तब तक बाहरी ताकतों ने हमारे ऊपर कब्जा किया है, हुकूमत किया है, हमला किया है।
जैसे जब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, मुगलों से पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तब इन लोगों को जो मुस्लिम शासक थे, चाहे वो महमूद गौरी हो या गजनी हो या बाबर हो, ये सब इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसका मतलब ये कि अगर हम आपस में एक होके नहीं रहेंगे और आपस में लड़ेंगे तो हम कमज़ोर होंगे। तो फिर नफरत की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है, प्रेम की पॉलिटिक्स क्यों नहीं करती? नहीं, ये जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विचार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको लेके चलने की बात है। परंतु जो ये दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो, दिल्ली के दंगे हुए उसमें कि आम आदमी पार्टी की डायरेक्ट भूमिका थी। एक काउंसलर को भी पकड़ा गया और कई नेताओं से लगातार बातचीत थी। उस समय मैं आम आदमी पार्टी के अंदर होता था और मैं माइनॉरिटी का मेंबर होता था, लगातार जो ना माइनॉरिटी कमेटी विधानसभा की मैं चलाता था और वक्फ बोर्ड को भी लोकाप्टर मैं करता था। मैंने देखा किस तरीके से लोगों को भिड़वाने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही थी और ये बीजेपी के सर मंडने का काम कर रहे थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस मामले में अरविंद केजरीवाल उजागर हुए, उनके लोग पकड़े गए, वो सारी चीज़ें हुई। जेल में है अभी। जेल में है, बिल्कुल सही। दूसरी जो बात है, वोट की राजनीति है। वोट जिस खेमे में जिस तरीके से जिस बल को दल को जैसे भी पड़ेगा, वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे। अब आप देखना होगा, कई सारी मीटिंगें होगी हैं, बिहार में होगी है, उधर कर्नाटका में होगी है। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने जेल काटी है, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी, हम लोगों का जन्म हुआ, मैं इसलिए आम आदमी पार्टी का चर्चा करता हूँ कि हमारा कोच अलग था। वो लोग तो भ्रष्टाचारी थे ही पहले से, परंतु हम लोग नहीं थे। हम एक अलग कोच से अलग हमने एक राजनीति देने का, लोगों को एक विश्वास जताया था कि हम अच्छी राजनीति देंगे। तो हमारे भी जो लीडर थे उस समय के, वो भाग भाग के भ्रष्टाचारियों की कोली भर रहे हैं, उनकी आड़ में लग रहे हैं। तो वो सारे, वो उनके पास कोई इशू तो है नहीं, आज के टाइम में इनके खिलाफ कोई इशू तो है नहीं। वो सिर्फ उनको वही कराना है, उन्होंने जहाँ भी होना है, पंगा कराना है, दंगा कराना है। और ये सारी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट के को कोई रक्षा बजट नहीं लगाना, कोई और रेलवे में बजट नहीं लगाना और कहीं नहीं लगाना। उन्होंने लोकल बजट वहीं से जनरेट होना है और वहीं जनता के ऊपर खर्चना है। चाहे वो उसमें कुछ भ्रष्टाचार अपने तरफ कर लेते हैं, कुछ जो है ना जनता की तरफ कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं 10,000 करोड़ में दिल्ली के लोगों को खुश कर देता हूं, बस मुझे क्या करना पैसा लगाने का। 80,000 करोड़ का बजट है, बोला 10,000 में सब खुश हैं। तो जो है ये नीति के साथ आ रहे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विजन है। वो नीचे से मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने गुजरात का विकास बहुत अच्छे तरीके से किया है और यहाँ आने के बाद भी उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं। जिन लोगों के पास में अपना परिवार ही नहीं, आप यूपी में चले जाओ, योगी जी जिसके कुर्ते में जेब ही नहीं है, जिन्होंने साधु सन्यासी लोग हैं और जो ना किस तरीके से वहाँ पर गुंडागर्दी के ऊपर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाहे वो उनके उसमें हिंदू बदमाश हो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो किसी के साथ खुद तो भेदभाव नहीं कर रहे और उस पर पूर्ण रूप से अभी लगभग मुझे लगता है पूर्ण रूप से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। नहीं तो वहाँ पे यूपी में दंगे होते थे, कभी जाट मुस्लिम का दंगा होगा, कभी हिंदू मुस्लिम का होगा, कभी ब्राह्मण मुस्लिम का होगा, कभी इसका होगा, कभी उसका होगा। पर उन्होंने जब से वो सत्ता में आए पूर्ण रूप से उन्होंने कंट्रोल और गुंडागर्दी उस पर कंट्रोल है। और मैं ये कहता हूँ जब जहाँ शांति होगी और जो ना जहाँ अच्छा माहौल होगा वहीं बिजनेस भी आएगा, डेवलपमेंट भी होगा और लोग बहन बेटियाँ अपने नाइट सुबेरे शाम अपने जा सकती हैं। जब अरविंद केजरीवाल हम दिल्ली में आए, हमने बहुत आंदोलन करे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम पुलिस को सीधा कर लेंगे। अब अरविंद केजरीवाल उल्टा गाना गा रहा, नहीं मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कमज़ोर मुख्यमंत्री हूँ, मैं मजबूर मुख्यमंत्री हूँ। जब शीला दीक्षित को बोलता था कि मैं शीला दीक्षित तो मजबूर मुख्यमंत्री है, मैं मजबूर नहीं मजबूत मुख्यमंत्री बनूंगा। अब ये उल्टा गाना, यमुना के नाम का, अब यमुना डूबी क्या कारण हुआ? क्योंकि उसका डिसिल्टिंग होती है हर साल, उसकी डिसिल्टिंग नहीं करी इन्होंने, उसकी खुदाई नहीं करी। तो पानी आता, अगर खुदाई होती तो पानी अपने रास्ते से निकल जाता। अब उसके लिए कहने लगे खट्टर ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया, वहाँ से खुलासा हुआ। अब के तो इससे पहले तो जो ना इससे 4 गुना पानी कई बार पहले छूट चुका है, जब कभी डूबा नहीं। अब क्यों डूबा वो पता चला। 5 गेट मिट्टी से नीचे ढके हुए, ऊपर से मिट्टी ढकी हुई, क्योंकि खुदाई नहीं हुई। वो नीचे वो आज तक नहीं खुले 3 गेट। तो जो ना ये जो अपने भ्रष्टाचार को दूसरे को लपेटने के चक्कर में यमुना की सफाई के नाम के 9 साल में 6,800 करोड़ रुपए आए।
पैसा तो नहीं लगाया। और इसको मैं पूरे प्रूफ के साथ कहता हूँ, ये नहीं कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। मैं जब आम आदमी पार्टी में था तब भी मैंने कंप्लेंट किया था यमुना की सफाई को मुद्दे को लेकर, मैंने उसकी सुनवाई किया था और बहुत सारे अधिकारी भी उसमें फंसे थे। इस फायर डिपार्टमेंट के मुद्दे को लेकर भी मैंने उस समय कंप्लेंट किया था, सीबीआई में कंप्लेंट किया था, और बीच में ईडी के पास भी मैंने वो कागज उस समय के भेजे। सतेंद्र जैन इसलिए जेल में, इनके अनेकों केस है, एक केस नहीं है, इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा, इतना लूटा है, अंग्रेज भी नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने लूटा दिल्ली का। अच्छा, आप ये बताएं कि अरविंद, ठीक है अरविंद केजरीवाल ने बहुत लूटा, बहुत पैसे कमाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है, इनको आज़ादाना तरीके से काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ये अध्यादेश उनके पावर को कम करने के लिए पार्लियामेंट में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये बता दें आप। अध्यादेश लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के लिए पावर दे दी, दिल्ली के अधिकारी कर्मचारी की बदली पोस्टिंग आप करोगे, उसी रात शाम को ऑर्डर आता है, उसी रात ये आईएएस अफसर जो ना राजशेखर का उसी टाइम बदली करते हैं, क्योंकि वो अफसर इनकी इंक्वायरी कर रहा था। इन्होंने जो घर बनाया, जो शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और अन्य कई सारी इंक्वायरी कर रहा था। उसकी बदली करने के बाद आपने देखा होगा वीडियो आए बहुत सारे, वो वीडियो आए रात को उसके कमरे से फाइलों को चोरी किया गया और उनको कहीं और ले जाया गया। उसके तुरंत बाद जो है ना एक अधिकारी की और बदली किया गया। आपने अब 2-4 जमुना में जब बाढ़ आ रही थी तब आपने देखा होगा, बोले जी अश्वनी कुमार जी जो है ना इसका जवाब नहीं दे रही इसलिए बाढ़ आ गई। अश्वनी कुमार जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ, उन्होंने बहुत ही नेक इंसान है, ईमानदार आदमी है, और वो जनता के बीच में जाके काम करते हैं पब्लिक का। उनके ऊपर एलिगेशन खुद ये नहीं करे हमने जमुना सफाई नहीं करी इसलिए डूब रहे हैं, वो अफसर पर डालने की कोशिश करी उस अधिकारी, ब्लेम वो अधिकारी मीडिया के अंदर आया और उसने कहा मैं हर जगह मोर्चे के ऊपर खड़ा हूँ और जमुना का जो पानी आने का वजह ये है। तो तब ये फिर बैकफुट के ऊपर चले गए, ये एक दूसरे को ढालने की। अब जब अधिकारी को इस तरह से बदली करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, उनके ऑफिस से फाइलों को चोरी करेंगे, तो सरकार ने देखा कि ऐसी सरकार नहीं चलती, चोरी उचक्के से सरकार नहीं चलती है भाई। तो तब जो ना अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। रात को ही बुला के ये सीनियर अधिकारियों का आईएएस अफसर को धमकाते हैं, चीफ सेक्रेटरी की बदली करने के लिए उसी दिन ये नोट्स बनाकर भेज देते हैं। नरेश कुमार जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे साथ चेयरमैन रहे थे यहाँ एनडीएमसी के अंदर, ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी है और पूरा देशभक्त आदमी, ईमानदारी से यहाँ काम किया उन्होंने और बहुत अच्छा जो ना दिल्ली का नेतृत्व कर रहे हैं आज के टाइम में। उनकी बदली के लिए तो इन्होंने जो ना, ये अराजक लोग हैं, ये कानून कायदे को जानने वाले लोग नहीं है, इनमें से कोई लोग नहीं है ऐसा। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल मात्र 1-1.5 साल नौकरी करी है जब आईआरएस अफसर ये लगा था जी। और मैं पूछना था, एक मजदूर का बच्चा आईआरएस अफसर लग जाता है तो वो 1.5 साल में नौकरी कैसे छोड़ दी उसने, ठीक है। और नौकरी छोड़ दी तो वो इतना बड़ा राजा था नहीं, उसने कोई बिजनेस किया, उसने दोबारा फिर प्राइवेट नौकरी करी। तो ये तो जहाँ जाते वहीं कांड करते हैं, कांड माल है इनका तो करना है इन्होंने। तो वहाँ भी इनका कांड था, गया तो नौकरी छोड़ के निकल जाओ नहीं तो अंदर जाओ। तो उसके बाद जो है इनमें कोई ऐसा आदमी जो सरकारी नौकरी की है, आप किसी से पूछ ले जी आईएएस अफसर का टेस्ट देने के लिए आता, लगा कोई चपड़ासी भी नहीं है। इनको कानून कायदा उसका पता नहीं, कोई पिक्चर हॉल की टिकट बेचता था चोरी करके, कोई बस की चोरी करके टिकट बेचता था। सारे ये लोग हैं, इनको नियम कानून का पता ही नहीं है। सरकार तो कानून कायदे से चलेगी, एक जो है ना एक बिजनेस रूल है उसके हिसाब से ही चलेगी। तो इसलिए अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। अगर ये अध्यादेश नहीं लाती, मैं माननीय मोदी जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि अध्यादेश ले आए, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पूरा उथल पुथल होना था और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर जो ना लोगों को उसका खामियाजा भुगतना। आखिरी सवाल आपसे, ठीक है। मणिपुर हमारे देश में है, बिल्कुल। मणिपुर जल रहा है और जल गया, न जाने कितने लोगों को वहाँ पे मार दिया गया और बेरहमी से मार दिया गया, न जाने कितनी महिलाओं का रेप कर दिया गया और रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी खामोश क्यों रही, हमारे प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहे? ये हो रहा था हिंदुस्तान में, मणिपुर जल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे थे और ना उन्होंने जाने से पहले कुछ बोला और ना आने के बाद कुछ बोला। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी के तय प्रोग्राम रहते हैं, विदेशों के अंदर मीटिंगें हैं, आजकल हम G20 का भी नेतृत्व कर रहे हैं,
पूरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो है ना एक शांति का भी हम मैसेज दे रहे हैं। जी। हमने, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हुई उसके अंदर भी एक अहम रोल अदा किया है। चाहते तो वो कहीं ना कहीं किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते थे, और नॉर्मल आदमी के हिसाब से करोगे तो हमारा इंडिया का झुकाव ऑलरेडी जो है ना रशिया की तरफ हो जाना था। और यूक्रेन ने, क्योंकि हमारे खिलाफ जब भी वीटो पावर आई है तो यूक्रेन ने हमारा कई बार विरोध भी किया है, परंतु प्रधानमंत्री जी ने मानवता को ध्यान में रखते हुए, और आपने देखा होगा उस लड़ाई को जो ना ब्रेक करना पड़ा दोनों देशों ने, और वहाँ से पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा लेकर अपनी जान बचा के वहाँ से निकले। हाँ। आज जो मणिपुर के अंदर जो घटना है, जो बड़ी दुख है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अब देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हुई और जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और उनको जो है ना कानों कान जो ना ऐसी कोई खबर नहीं लगी, या सरकार तक वो खबर नहीं पहुंचा पाई, या वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो भी रहा जैसे भी रहा, वहाँ पे हमारी जो लगती हुई म्यांमार की सीमा है, बहुत लंबा क्षेत्र है, वो कई सारे ज़िले हमारे उसके साथ टच हैं, और वहाँ पर जो है ना, वहाँ आज के टाइम में वहाँ सेना का राज है, मेरे ख्याल राष्ट्रपति शासन लागू है, और वहाँ जो कुकी समाज के लोग हैं उनके साथ में बड़ा अत्याचार वहाँ भी किया जा रहा है, बहुत अत्याचार। तो वो कुकी समाज के लोग यहाँ आके उन्होंने एंट्री की है इंडिया के अंदर, और वहाँ से बहुत बड़ा रैकेट जो है ना, ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट काम करता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, म्यांमार की सीमा भी वहाँ लगती है, क्योंकि आम आदमी को इस चीज़ का नहीं जानकारी होगी, तो वहाँ बहुत बड़ा ड्रग्स का भी खेल होता है। तो वो लोग जो एंट्री करिए, उसके बाद यहाँ के जो लोकल जो कल्चर है, हमारी तरफ भी उसी समाज के कुछ लोग मिलती जुलती भाषा के लोग रहते हैं, जब वो वहाँ उन लोग आए तो उन्होंने आपस का जो दबाव बनने के बाद, और जो हथियार वेपन का भी उनके पास हिसाब था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसमें नो डाउट। अब इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, पर आज जो देश के गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बोला है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो पैरामिलिट्री पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, और जल्द ही इस मामले को बिल्कुल जो है ना आराम से उसको समाधान इसका कर लिया जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ जो एकदम आग जल जाती है तो उसको बुझाने में और उसको सिस्टमेटिकली, मैं सेना में रहा हूँ, मैंने लगातार ऑपरेशन किए, मैं इन्फेंट्री का जवान हूँ, और जम्मू कश्मीर में भी किया, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सी जगह काम किया है, और मैंने विदेश में भी काम किया, कांगो के अंदर भी मैंने बहुत बड़े ऑपरेशन किया, वहाँ नॉर्थ नाइट फाइनल के नाम से। तो उसको जो कंट्रोल में लाने के लिए सारे सिस्टम को, दो गुटों में अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाता तो उसको भी समझाने में, बुझाने में और उनका समझौता करने में, या उसको स्थिति को बराबर लाने में टाइम लगता है। पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी इस पूरे जो विवाद है, ये पूरा झगड़ा है, इसको कंट्रोल करेंगे, और इसको जो ना एक पीस की पैसा बनाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। वहाँ लोग जो है ना घूमने के लिए जाएंगे। ये सब विपक्ष जिस तरीके से बवंडर उठा रहा है, विपक्ष को एक मुद्दा मिला, ये घटनाएं तो बहुत सारी ऐसी भी अन्य स्टेटों में भी हो रही हैं, पर वो इस तरीके से वहाँ थोड़ा दूर होने की वजह से, या सिस्टम से हटने की, दूसरा एक पड़ोसी देश, उस देश के ऊपर हम हमला भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मैत्रिक देश है, सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना इसके लिए जो है ना आज हमें और देश को भी पूर्ण विश्वास है कि इस चीज़ का समाधान, अन्यथा इसमें कोई भी किसी तरह की कोतवाही नहीं बरती जाएगी। मणिपुर में शांति हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल, ठीक है जनाब, आप ये बताएं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रेम और नफरत, इन दोनों में से आपको क्या पसंद है? देखो, प्रेम का तो कोई मुकाबला है नहीं। नफरत की जो भावना, नफरत फैलाने वाली, नफरत की वजह से तो देश में आतंकवाद फैला है, चाहे वो जम्मू कश्मीर लगा लो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट लगा लो, चाहे वो अन्य किसी राज्यों में लगा लो। जहाँ प्रेम भाव होगा वहाँ हर चीज़ की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, भाईचारा बना रहेगा। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक भय बगैर प्रीत नहीं है, प्रेम भी भय के साथ ही आता है। जब तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत नहीं होंगी, हम जो 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर परेड निकालते हैं, वो कोई नॉर्मल ऐसे परेड नहीं निकालते, वो हम अपनी ताकत दिखाते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी और जो मुल्क हैं कि आज हम इतने मजबूत हैं, जो है ना शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये चीज़, ये जो फौजी लैंग्वेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो जहाँ प्रेम और भाईचारा होगा वहाँ तो जो है ना तरक्की रहने के अंदर भी आनंद ही आनंद। हाँ, मतलब जितने भी लोग देश के अंदर है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी सब धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब मिलकर रहेंगे, पिछड़ा, देश तभी तरक्की करेगा। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे महान समाज सेवक और बड़े राजनेता जनाब सुरेंद्र सिंह जी से।
बस आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नए और विशेष व्यक्तित्व के साथ।